जय गुरुदेव। तो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, पार्ट 1 में जो कथा छूट गई थी, जहाँ तक पार्ट 1 में आ पाई थी, मैंने वहाँ तक आपको बताई गंगनाथ और भाना की प्रेम कथा के बारे में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, तो आप इसको पूरी देखना क्योंकि कथा अच्छी है। तो कथा हो चुकी थी वहाँ तक कि गंगनाथ जी अपने बारे में भाना को बताने लगते हैं कि तू नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में तुमको बताना पड़ेगा। और लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी से कुछ मत कह, मतलब कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, ठीक है। तो अब बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो हुआ था वो नेपाल के एक राज्य परिवार में हुआ था, और उस राज्य के राजा का रिश्ते में मैं भतीजा हूँ, ठीक है। जो कि डोडीगढ़ यानी डोडीवाल जो थे, उस जगह का नाम डोडीवाल है जहाँ पर ये राजा थे। मतलब कि उस राजा के भतीजे थे ये, पर राजा के उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी कर ली तो दूसरी रानी आई। तो रानी ये चाहती थी कि उसकी होने वाली संतान ही मतलब जो है राजगद्दी पर बैठे, वो ये चाहती थी। तो इसलिए उसने क्या किया, बाद में उसने रानी ने उन्हें मरवाने के बहुत उपाय करे। एक बार उन्हें विष पिला करके नदी में फेंक दिया, पर लेकिन वो होश में आ गए और वापस अपने राज्य में लौट आए। फिर उसके बाद रानी ने उनके जो कक्ष था उसमें जहरीले सांप छोड़ दिए, लेकिन उनको भी मैंने पैरों से कुचल के मार दिया। उसके बाद जब आखेट खेलने में जंगल में गया तो वहाँ पर भी कुछ रानी के कुछ विश्वसनीय जो सैनिक थे, उन्होंने मुझे अकेला देखकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। उस समय तो मेरे पास में तलवार भी नहीं थी, एक छोटी सी खुकरी थी। खुकरी उसको बोलते हैं, छोटी सी कटार होती है, एक छोटी सी खुकरी थी, और उस खुकरी से ही मैंने सारे सैनिकों का वध कर दिया और अपने राज्य में मैं फिर वापस आ गया। लेकिन फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। तो वो जब अपने राज्य की सीमाओं के निरीक्षण करने के लिए गए ना, तो उन्होंने एक वीर योद्धा जो था, उसका नाम था कोलवा डोडीवाल, उसको हमारे पीछे लगा दिया। और जब डोडी जो राज्य था ये, जब उसकी सीमा पर हम पहुंचे तो उसने उस वीर योद्धा ने आक्रमण कर दिया, और वो युद्ध पूरे 6 दिन और 6 रात तक चला था वो। लेकिन अंत में कोलवा को इन्होंने परास्त कर दिया था। तो कोलवा ने हमसे आग्रह करा कि भाई आप हमको अपना सेवक बना लो, और हमें रानी की सारी बात बता दी कि उन्होंने वध करने के लिए रानी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पर हमने कहा उससे, कोलवा से, कि मतलब कि रानी को तुम कहना कि उनका काम जो था वो पूरा हो गया है, जिससे रानी आपसे खुश भी हो जाएगी और हमारे राज्य की सेवा भी आप कर सकोगे। हम राज्य छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, आप चिंता मत करना, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और इतना कह करके वो जंगलों में चले गए, अपने राज्य की सीमा से दूर जंगल में भटकते भटकते। अब वो कितनी दूर पहुंच गए इसका उनको पता नहीं था। और एक दिन संयोग से इसी जंगल में जोशी और भाना दोनों उनको मिल गए। तो इसलिए भाना, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जरूर विजयी होऊंगा और मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। त्योगसा से अपना नाम वापस नहीं लूंगा, ठीक है। चाहे मेरे लड़ते लड़ते प्राण चले जाएं, हम वीर तो रहेंगे ही। अगर मान लें कि हम मर भी गए तो हम वीर तो रहेंगे ही। और अगर जोशी जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें मंजूर है उनकी परीक्षा। इतना कहते ही भाना रोने लगी। वो कहने लगी, सौभाग्य से ही आप हमें मिले हो, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। तब गंगनाथ जी ने कहा कि तुमसे मिलने के लिए शायद मैं इन जंगलों में भटक रहा था, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, पर शायद जोशी जी हमें कभी विवाह की अनुमति नहीं देंगे। तब भाना कहती है कि मैं बाबा को मना लूंगी, अगर वो नहीं माने तो हम कहीं दूर चले जाएंगे। तो गंगनाथ जी कहते हैं कि
मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर भाना फिर भी जो है वो रोती रहती है। अब अगले दिन जो है प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो गंगनाथ जी की वीरता के चर्चे तो पूरे राज्य में थे। राजा भी उनकी वीरता के किस्से जोशी जी से सुन करके बहुत प्रभावित हुए थे। इसलिए राजा ने घोषणा की कि सभी वीरों के, जो सारे वीर हैं, उनकी प्रतियोगिता होने के बाद सबसे बड़ा जो वीर जो होगा, जो शक्तिशाली होगा, वो गंगनाथ से युद्ध करेगा। अब इस प्रतियोगिता को देखने के लिए जो राज्य में दूर दूर से लोग आए और भाना भी युद्ध देखने के लिए पहुंच गई और दर्शकों के बीच में जाकर के बैठ गई। अब राजा की आज्ञा होते ही प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी। अब इस प्रतियोगिता में बहुत से वीरों ने भाग लिया, खूब वीरता से लड़े। सभी दर्शक जो उसको देख करके बहुत रोमांचित हो रहे थे। भाना घायल योद्धाओं को देख करके रो रही थी, क्योंकि औरत थी तो उसका तो दिल उसी तरह का था ना। उन्हें हो रही थी गंगनाथ जी की चिंता। सच बात तो ये थी। अब चारों ओर वीर योद्धाओं की जय जयकार हो रही, तो राज्य के जो सेनापति थे वो विजयी हुए थे उसमें। अब जो राज्य के सेनापति थे उन्होंने सारे वीरों को परास्त कर दिया। अब लास्ट में क्या हुआ, अब भाना और भी ज्यादा मतलब वो चिंतित हो गई और वो आंसू उसके बह रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। पर गंगनाथ जी क्या थे, गंगनाथ जी तो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। पर जब सेनापति विजयी हुए ना, तो राजा ने जो है आज्ञा दे दी गंगनाथ जी से युद्ध करने की। जब गंगनाथ जी से युद्ध करने की आज्ञा दी थी, तो गंगनाथ जी जब युद्ध में आए तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी उनकी, क्योंकि उनकी वीरता से सब परिचित होना चाहते थे कि भाई ये कैसे वीर हैं। इसके बाद तलवारबाजी का युद्ध प्रारंभ होगा दोनों में। अब दोनों की तलवार एक दूसरे पर प्रहार कर रही थी, पर लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए दोनों में से तैयार नहीं था। उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। दोनों इतने वीरता में इतने कुशल थे। अब दोनों में से कोई भी गलती नहीं कर रहा था। तो तलवारबाजी के युद्ध को रोक के उन्होंने, राजा ने क्या किया कि फिर तलवारबाजी का युद्ध को रोक दिया और मल्ल युद्ध शुरू करवा दिया कि भाई मल्ल युद्ध करो, इससे हल नहीं निकलेगा। अब दोनों में जो है वो कुश्ती करने लगे। फिर अब दोनों अपने दावों का प्रयोग करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। लेकिन सेनापति थोड़ा थक गए थे। तो अब रात्रि हो गई। तो रात्रि में हो जाने के कारण जो है राजा ने फिर युद्ध को रोक दिया। बोले कि अब प्रतियोगिता जो है अगले दिन होगी। अब अगले दिन सूर्योदय के समय जो फिर प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। अब उस प्रतियोगिता में जो सेनापति थे और गंगनाथ जी ने सभी प्रतियोगिता में अपने वीरता का बहुत प्रदर्शन किया। तो दोनों में से एक की जीत देखने के लिए सारे दर्शक तैयार बैठे थे कि भाई मतलब कि एक जीतता कोई भी नजर आ रहा हो। लेकिन भाना की तो व्याकुलता बढ़ रही थी ना, और वो चिंतित भी थी। अब क्या हुआ कि अब प्रतियोगिता अपने लास्ट चरण में पहुंच गई, जब कोई भी हल नहीं निकला। तो इन दोनों में से अब क्या हुआ कि दोनों वीरों को सामना जो एक भूखे शेर से होना था। अब जब भूखे शेर से होना था तो बड़े से पिंजरे में एक शेर को लाया गया। शेर की गर्जना की शेर ने, चारों तरफ से एकदम सन्नाटा छा गया। अब किसकी विजय होगी? तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले सेनापति को मुकाबला करने के लिए राजा ने बोल दिया। तो सेनापति जी शेर के सामने कूद गए। अब सेनापति अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने शेर से काफ़ी ज़्यादा मतलब युद्ध किया, लेकिन शेर ने उन्हें घायल कर दिया युद्ध में। और सेनापति से राजा ने कहा था कि हम अभी इस युद्ध को यहीं पर रोक दें, आप अगर कहो तो। लेकिन सेनापति ने मना कर दिया। शायद वो वीरता के साथ ही मरना चाहते थे, मतलब कि हार करके जीना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए मना कर दिया। और शेर ने क्या किया, फिर लास्ट में शेर ने उनको मार दिया। अब बात आती है गंगनाथ की। अब गंगनाथ जी ने जो है, राजा ने फिर गंगनाथ जी को आदेश दिया। तो इतना करते ही गंगनाथ जी ने शेर के सामने छलांग लगा दी। अब सभी की सांसें थमकी चारों तरफ से कि अभी तो एक मरा है, अब दूसरे का भी नंबर आ गया। लेकिन शेर पहले से भी ज्यादा क्रोधित होकर के और वार पे वार करता रहा। अब गंगनाथ जी अपना बचाव भी कर रहे थे और शेर पर वार भी कर रहे थे। लेकिन वो शेर पूरी
ताकत के साथ उनका वध करने के लिए पूर्ण रूप से आतुर था एकदम। अब इससे सभी लोग भयभीत हो गए और भाना तो ये सब देख के इतनी बेचैन हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, अगले पल ही क्या होगा। तो गंगनाथ जी ने क्या किया, शेर का क्रोध जो था ना वो बढ़ने लगा, क्योंकि उस गंगनाथ जी ने उस पर जोर से प्रहार कर दिए। वो पूर्ण रूप से उसको खाना चाहता था गंगनाथ को। लेकिन अब क्या हुआ कि जब गंगनाथ जी ने अब शेर के ऊपर पूरी शक्ति के साथ जो है गंगनाथ जी ने छलांग लगा दी और मतलब कि सारी उंगलियां दांतों तले दबा ली। पूरे जो मतलब जनता थी, प्रजा ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो गंगनाथ जी ने क्या किया कि शेर के दोनों पंजों को अपनी भुजाओं से पकड़ करके और उन्हें चिरे हुए अपने पैरों के नीचे दबा लिया और ताकत से मुकाबला किया और शेर के जबड़े में हाथ दे करके और जबड़े को फाड़ दिया। मतलब कि इतनी ताकत थी कि शेर के जबड़े को फाड़ दिया था और शेर वहीं पर खत्म हो गया। अब तो उनकी जो है जय जयकार होने लगी, गंगनाथ के जो जयकारे गूंजने लगे। तो राजा ने क्या किया, राजा ने गंगनाथ जी को विजेता घोषित कर दिया और उन्हें जो अपने सेनापति का भार सौंप दिया। अब राजन ने सेनापति का भार तो सौंप दिया, लेकिन अब बात तो वहां अटकती है कि वो तो भाना को चाहते थे, तो अब इसमें भी कोई हल नहीं निकला। तो जोशी जी अब और भी परेशान हो गए। तो राजा ने गंगनाथ जी को सेनापति वाले कक्ष में आराम करने को कहा और चले गए। इधर भाना जो थी वो गंगनाथ जी के विजय होने से बहुत खुश थी वो तो, परंतु जोशी जी उतने चिंतित थे क्योंकि उनकी योजना विफल हो गई थी। पर वो हार मानने वाले नहीं थे। तो घर जाकर के जोशी ने भाना को बुलाया और कहा कि देख बेटी, मैं तेरा पिता हूँ और तेरा भला ही चाहूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि तू गंगनाथ को भूल जा। ये शब्द सुनकर के भाना रोने लगी और अपने पिता से विनती करने लगी कि वो उसकी बात नहीं मान सकती। पर जोशी जी मानने को तैयार नहीं थे। बहुत समझाने पर भी जोशी जी की बात मानने को भाना तैयार नहीं हुई। तब जोशी जी ने क्रोध में कहा कि गंगनाथ ब्राह्मण धर्म का नहीं है और तेरा विवाह किसी गैर ब्राह्मण से नहीं हो सकता। ये सुनकर के फिर भाना को गुस्सा आ गया और वो रोती हुई बोली कि बाबा, गंगनाथ जी का साथ तो भगवान ने मेरे साथ बहुत पहले लिख दिया था, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं गंगनाथ जी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इतना कह करके रो करके वो अपने कमरे में चली गई। पर जोशी जी हार कहाँ मानने वाले थे। भाना भी गंगनाथ जी के बिना कुछ सोचने को तैयार ही नहीं थी। तो भाना ने सब खाना पीना सब बंद कर दिया। तो जोशी जी अपनी बेटी की ये दशा नहीं देख सकते थे, परंतु गंगनाथ जी को भी वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो जोशी जी ने विचार किया कि जब तर्क से हल ना निकले तो फिर राजनीति का प्रयोग करना चाहिए। तो अब वो योजना बनानी उन्होंने शुरू कर दी। तो जोशी जी ने भाना के पास गए और उनसे प्यार से कहा कि बेटी, मैं तैयार हूँ और तेरा विवाह गंगनाथ से करने के लिए तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो भाना ये सुनकर के खुशी बोली कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी। तब जोशी ने कहा कि हमारी जाति के कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं और उनके आने के बाद मैं तुम्हारा विवाह गंगनाथ से पूरी विधि से कर दूंगा, पर तुम गंगनाथ से नहीं मिलोगी और तुम्हारा गंगनाथ से मिलने से हमारी जग हसाई होगी और गंगनाथ को भी ये बात मैं बता दूंगा। तो भाना जोशी जी की बात मान जाती है और जोशी जी ने तो कुछ और ही करने वाले थे। वो तो जोशी जी ने क्या किया, गांव के कुछ नौजवान ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहा। तो राजा जी का एक गुप्त संदेश है कि गंगनाथ हमारे दुश्मन राज्य का एक जासूस है। आप देखो कहाँ पर बात जो पलटी है कि ये फैलाई कि गंगनाथ हमारे दुश्मन देश का एक जासूस है और वो हमारे यहाँ खुफिया जानकारी लेने आया है। पर राजा को ये पता था कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए उसने सामने जाने से युद्ध से मना कर दिया। मतलब उसके सामने से कोई युद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन गंगनाथ को सजा देने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। अब राज्य में ये तो सभी जानते थे कि जोशी जी राजा के बहुत घनिष्ठ हैं और जोशी जी की बात पर जो राजा बहुत विश्वास करते हैं।
जोशी जी ने उन्हें काम हो जाने पर और उनके परिवार से किसी एक को नौकरी में और धन का भी वादा कर दिया, जो लोग मतलब उस काम में शामिल रहते। अब सामने से तो कोई वार गंगनाथ जी का सामना कर नहीं सकता था ना, तो लेकिन उनसे अब क्या आता है कि जोशी जी ने एक सूचना भिजवाई गंगनाथ जी के पास में कि रात्रि को जो तुम बाहर वाले कुएं, जो मतलब जो बाहर कुआं था एक, उस पर बुलाया कि बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए हो सके तो तुम अकेले ही आना। अब गंगनाथ जी तो संदेश सुन करके खुश हो गए कि भाई हाँ, शादी के लिए बुलवाया, और वो उस स्थान पर अकेले ही पहुंच गए। पर जोशी जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। जोशी जी जो थे कुएं की दीवार पर बैठा देखा था गंगनाथ जी ने, तो कुएं की दीवार पर वो बैठे हुए थे मड़ पर। तो गंगनाथ जी उसके पास गए और बोले कि बोलिए, आपने क्या कहने को मुझे यहाँ बुलवाया। तो जोशी जी कहते हैं कि मेरी बेटी की इच्छा को देखते हुए मैं उसका विवाह तुमसे करने को तैयार हूँ, तुम्हें कुछ कहना हो तो कह सकते हो। इतना सुन करके गंगनाथ जी खुश हो गए, और जैसे कि उन्हें बिन मांगे कोई मुराद मिल गई हो। तो गंगनाथ जी खुशी में जोशी जी के चरणों में गिर करके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बिना कुछ कहे ही मुझे सब कुछ दे दिया, मैं भाना के हाथ के लिए जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इतना कह करके गंगनाथ जी जैसे उठने लगे, पर जोशी जी ने गंगनाथ जी के सिर को अपने हाथ रख दिया और उनको उठने नहीं दिया। तो गंगनाथ जी इससे पहले कुछ नहीं समझ पाते, तो वो वैसे ही वहीं पर रुक गए, ऐसे ही मतलब झुके रहे। तो इतने में जोशी जी ने अपने द्वारा जो भी लोग बुला करके लाए थे जिनको, उनसे इशारा किया, गंगनाथ जी पर वार करने को कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़ के और कुल्हाड़ी से गंगनाथ जी की गर्दन पर वार किया था। अब गंगनाथ जी को समझने का टाइम ही नहीं मिला, इस प्रहार से जो है मतलब गर्दन कट करके एक साइड जा पड़ी, अलग हो गई गर्दन, और उसको उठा करके फिर गंगनाथ जी को कुएं में फेंक दिया गया, और वहां पर उनका अंत हो गया। और आधी रात को ही वो अपने घर चले गए जोशी जी। अब जोशी जी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाना ने अपने सारे बाल खोल रखे हैं और कमरे में गोल गोल चक्कर घुमा रही है वो। और ये देख करके जोशी जी ने कहा कि ये तू क्या कर रही है, तू अभी तक सोई नहीं। तो जोशी जी की आवाज सुनकर के भाना रुक जाती है। तो जोशी जी को घूर के देखती है और भारी आवाज में कहती है कि मारा है तुम मुझे वहां। भाना का ये रूप देख करके जोशी जी जो पहली बार देखा, वो घबरा करके कहते कि बेटी तू ये क्या कर रही है। भाना इतना कहते ही घर से बाहर भाग जाती है, मतलब, और उसके पीछे जोशी जी चिल्लाते हुए भागते हैं कि रुक जा बेटी, ये क्या कर रही है तू। जोशी जी की आवाज सुन के और भी गांव के लोग पीछे पीछे भागते हैं। तो भाना उस कुएं के पास जाकर के रुक जाती है कि जोशी जी कहते हैं कि ये तू क्या करने जा रही है। तब भाना कहती है कि तूने मुझे इस मारकर भाना से अलग किया है, मतलब कि गंगनाथ जी भाना के शरीर पर आ गए थे और भाना को लेकर के वहीं कुएं पर पहुंच गए वो प्रेत रूप में ही। और भाना कहा कि तू मुझे मार करके इसमें चला गया, लेकिन मैं भाना को साथ लेकर के जा रहा हूं। और इतना कह करके भाना ने जो है कुएं में छलांग लगा दी, जिसे लोग देख करके जोशी जी वहीं बेहोश हो जाते हैं और पागलों की तरह वो व्यवहार करने लगते हैं। अब पूरे राज्य में खबर फैल जाती है, चारों ओर भय अवस्था फैलने लगती है। तो लोग घरों में से निकलने भयभीत हो जाते हैं, घर से निकल भी नहीं पाते। गंगनाथ जी ने पूरे राज्य की जो समृद्धि थी ना, उसको हिला के रख दिया था। राजा जो थे, जो वहां के राजा थे, वो भी अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित हो गए थे। पूरी जो समृद्धि थी सब खत्म कर दी थी गंगनाथ ने। तो अब उस वक्त में क्या हुआ कि कुछ जोशी परिवार के और लोग वहां पहुंचे। तब राजा ने उन्हें सारी बात समझाई, कोई उपाय करने को कहा। तब उन सब ने निश्चय किया कि धोखे से हुई मृत्यु के कारण गंगनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिली है, और वो हमें उनके प्रकोप को कम करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका मंदिर बनवाना चाहिए और उनको भगवान घोषित कर देना चाहिए। तब राजा ने जोशी सदस्यों की मदद से इस बात पर तुरंत अमल करा और वीर गंगनाथ की पूजा करने लगे। अब गंगनाथ जी को न्याय का देवता कहा जाता है और वो सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।
जब वो मृत्यु के बाद भाना के शरीर में आते हैं तो उस रूप को वो भण भामणी के नाम से पुकारा जाता है। और ये भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे पहले स्त्री के रूप में आने की वजह से वो अधिकतर स्त्री के शरीर में ही आते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो मरने के बाद सबसे पहले भाना के शरीर में आए थे, तो भाना जो थी वो स्त्री ही थी। तो देखिए पूरे उत्तराखंड में इनकी पूजा होती है और बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते हैं। जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो सब जानते ही होंगे इस चीज़ को। सच्चाई ये है कि ये असली कथा है इनकी, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह देखा था। अब मैं क्यों कहता हूँ दावे के साथ में कि ये असली कथा है, मुझे पता है सब। मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे पता है सब, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो वो बात आप छोड़ दीजिए, और पूरी हकीकत इसकी कि मेरा क्या रिलेशन है मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, आपको बता भी नहीं सकता हूँ। आगे इससे आगे कुछ और नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही मैं बता दिया, मैंने कहानी आपको बता दी पूरी। बहुत रोचक कथा है, प्रेम कथा है, और जन्मों जन्मों की कथा चली आ रही है। ये कोई न्यारी नहीं है, जन्मों जन्मों की चली आ रही है ये कथा, उसके बाद भी हुआ है। ठीक है, खैर जो भी चीज़ें हैं उसको आगे मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाऊँगा। तो इसके साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसी के साथ आप बोलिए, अब मेरे साथ में बोलिए, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।